नमस्कार सभी को। तो देखिए, अगर आप किसी भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पॉलीमर के होंगे, ड्रग्स के होंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लोजिव्स को भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब देखिए, एडिशन रिएक्शन से जो पॉलीमर नहीं बनते हैं उनका आपको एग्जाम्पल देना है। तो जैसे पॉलीस्टाइरीन देखेंगे तो ये एडिशन रिएक्शन से बनेगा, ठीक है। पॉली इथाइलिन जो है वो भी, जिसको पॉलीथीन कहते हैं, ये भी एडिशन से बनता है। जिसमें पॉली लगा होगा वो जरूर एडिशन से बनेगा। डेक्रोन जो है ये जो है ये एडिशन रिएक्शन से नहीं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। किससे बनता है? कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। डेक्रोन का एक और नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डेक्रोन देंगे और कभी कभी आपको टेरेलिन दे देंगे, ठीक है। तो टेरेलिन जो है ये भी डेक्रोन है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब देखिए, दो तरीके के मेनली आपको पॉलीमर देखने को मिलते हैं, एक थर्मोसेटिंग होता है और एक थर्मोप्लास्टिक होता है। जहां पर भी आपको पॉली दिखाई पड़ जाए, पॉली शब्द दिखाई पड़ जाए, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, तो ये सब क्या होते हैं? तो पॉली जब आएगा तो वो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और उसका मतलब ये होता है कि उसको हीट करेंगे तो उसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं हीट करके, ठीक है, रिमोल्ड कर सकते हैं उसके शेप को। लेकिन पूछा गया कौन सा थर्मोसेटिंग है इसमें। तो देखिए, टेफ्लॉन जो है इसको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन कहते हैं, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टाइरीन भी थर्मोप्लास्टिक है, नाइलॉन 6 भी थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन जो बेकेलाइट है ये कैसा है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद। अब देखिए, फिनॉल की रिएक्शन होती है किससे? तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, बेकेलाइट जो है वो एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो फिनॉल और साथ ही साथ फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स किया जाएगा तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो क्या कहलाएगा? बेकेलाइट कहलाएगा। और अभी हमने आपको बताया बेकेलाइट कैसा है, तो बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग है, याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। अब पूछा गया इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो देखिए, एंजाइम जो होते हैं पॉलीमर होते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन भी पॉलीमर है, स्टार्च भी पॉलीमर है। सुक्रोज जो है पॉलीमर नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेनली 2 ग्लूकोज की केवल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज की यूनिट होती हैं, इसलिए इसको हम लोग पॉलीमर नहीं कहते। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पॉलीमर नहीं कह सकते हैं। अगले पे आते हैं, टेरेलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। अब देखिए, टेरेलिन अभी हमने आपको बताया था टेरेलिन क्या है, ठीक है। तो टेरेलिन किसका पॉलीमर है? तो टेरेलिन में 2 चीजें होती है, टेराप्थैलिक एसिड होगा और इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए कहा गया है द मोनोमर ऑफ पीवीसी। अब पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, नाम क्या है इसका? इसका नाम है पॉली विनाइल, ठीक है, क्लोराइड नाम है। अब यहां पर क्योंकि ये पॉलीमर है तो इसमें पॉली लग गया। अब अगर इसका मोनोमर देखा जाएगा तो पॉली हटा दीजिए तो विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। अब देखिए, नेचुरल याद रखिएगा, एन से नेचुरल रबर है और एन से ही नियोप्रीन होता है। लेकिन नियोप्रीन नेचुरल रबर नहीं होती है, आइसोप्रीन होती है, ठीक है। तो ये बच्चे गलती करते हैं कि एन एन जोड़ने लग जाते हैं, तो एन एन इसमें ना जोड़िएगा, नहीं जुड़ता है, ठीक है, एन आई जोड़िएगा, ठीक है। तो नेचुरल रबर क्या होती है? आइसोप्रीन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, नाइलॉन 6 अब देखिए, नाइलॉन 6 पूछा गया है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब मेनली आपको इसको बताना है मोनोमर इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे इसके 2 मोनोमर हैं, 2 का मिक्सचर होता है। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है और साथ ही साथ एडिपिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का मतलब आप समझ सकते हैं, 2 तरीके के पॉलीमर हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो जो मेनली नेचुरल चीजों से मिलता है, जैसे कॉटन हो गया तो कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद सिल्क हो गया, सिल्क भी एक नेचुरल पॉलीमर है। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो जैसे सेल्यूलोज दिया गया है, प्लांट से मिलता है तो नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा। बेकेलाइट किससे मिलता है? तो बेकेलाइट आर्टिफिशियल है, केमिकल से बन रहा है। इसी तरीके से पीवीसी भी आर्टिफिशियल है और नाइलॉन भी आर्टिफिशियल है। 10th में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखिए, सिंथेटिक बताना है, जैसे स्टार्च है नेचुरल, सिल्क भी नेचुरल है, प्रोटीन भी नेचुरल है और नियोप्रीन, हमने आपको बताया था भी नियोप्रीन क्या है? तो ये है आर्टिफिशियल रबर, ठीक है, आर्टिफिशियल रबर है, ठीक है। तो
जो आइसोप्रीन है वो कैसी रबर है, नेचुरल रबर है, और नियोप्रीन कैसी रबर है, आर्टिफिशियल रबर है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 11th है, इसको थोड़ा सा पहले साइड कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा होगा, तो देखते हैं इसमें से क्या है। देखिए इसमें कहा गया नेचुरल रबर इज, अब नेचुरल रबर क्या होती है, तो अभी हमने आपको बताया था नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो होता है आइसोप्रीन। अब नेचुरल रबर के बारे में पूछा गया तो इसका पॉलीमर मतलब पूछ रहे हैं, तो पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथिन, अब देखिए पॉलीथिन किससे बना, तो पॉली में हमने कहा था मोनोमर अगर आपको चाहिए तो क्या पॉली हटा दीजिए तो क्या बचेगा, इथीन बचेगा। ठीक है, और इथीन का मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इथीन का ही तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बेबी फीडिंग बॉटल्स आर मेड अप ऑफ, अब देखिए जो बेबी फीड करते हैं, जो मतलब दूध दूध पिलाने के लिए जो बॉटल यूज करी जाती है वो किसकी बनी होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर बनी है पॉलीस्टाइरीन की। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14th क्वेश्चन कह रहा है एस्पाइरिन इज, अब देखिए एस्पिरिन क्या होता है, जैसे आपने डिस्प्रिन का नाम जरूर सुना होगा, एस्पिरिन अगर नहीं सुना होगा लेकिन डिस्प्रिन जरूर सुना होगा। ठीक है, अक्सर होता क्या है, जब सर में दर्द होता है या कहीं भी दर्द वैसा होता है तो हम लोग एस्पिरिन खा लेते हैं, उसको घोल के मतलब मेनली पिया आता है। तो एस्पिरिन है क्या, तो एस्पिरिन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में उसको एस्पिरिन कहा जाता है। ठीक है, केमिकल जो है उसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीमेल्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज, देखिए रीमेल्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई चेंज ना आए। अब आपको बताना ऐसा कौन सा है जिसको रीमेल्ट तो कर सकते हैं लेकिन चेंज ना आए। अब देखिए चेंज अगर आता तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीथीन जैसे है, तो उसमें रीमेल्ट करने पे चेंज आ जाता है, चेंज कर सकते हैं उसके शेप को, लेकिन जब रीमेल्ट करके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं, तो वही यहाँ पर पूछा गया कौन सा थर्मोसेटिंग है, तो बेकेलाइट जो है वो क्या है, थर्मोसेटिंग है। पीवीसी क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, अब देखिए फाइबर का एग्जाम्पल पूछा गया है कि फाइबर का इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है, तो देखिए नाइलॉन 66 जो है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल फाइबर में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द वीकेस्ट इंटरपार्टिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन, अब देखिए वीकेस्ट जो इंटरपार्टिकल फोर्स है वो किस में होती है, तो ये इलास्टोमर में होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इलास्टोमर में याद रखिएगा जो इंटरपार्टिकल फोर्सेज होती है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, जो बॉन्ड होती है वो यहाँ पर क्या होती है, वीकेस्ट बॉन्ड होती है, किसके केस में, इलास्टोमर्स के केस में। ट्रांकुलाइजर की बात करी गई है, ट्रांकुल, अब देखिए यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन ड्रग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, हमने आपको जैसा बताया था शुरुआत में। ठीक है, तो ट्रांकुलाइजर्स आर दी सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, अब ट्रांकुलाइजर किसके लिए यूज करते हैं, देखिए जब भी मेंटल डिसऑर्डर होगा, ठीक है, मतलब मानसिक जब कोई दिक्कत होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उसके लिए ट्रांकुलाइजर को यूज किया जाता है। और इसको एक और काम में यूज किया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल जैसे मान लीजिए कोई चीता है या मान लीजिए कोई लेपर्ड है, ठीक है, लेपर्ड है वो मान लीजिए गांव में चला आया, तो आपने देखा होगा तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आके तुरंत एक गन जैसा होता है, गन में ये ट्रांकुलाइजर्स लगे होते हैं, ठीक है, मतलब इसकी गोली होती है या कह सकते हैं इंजेक्शन टाइप का होता है, इसको लगाते हैं तो जो जानवर होता है वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन लगाएंगे, मेंटल डिजीज। अगले पे आते हैं, देखिए CF2 डबल बॉन्ड CF2 दिया है, और फिर इसकी रिएक्शन करी गई, मतलब इसका पॉलीमर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका पॉलीमर है पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन, देखिए 4 फ्लोरीन हो गए ना, तो टेट्राफ्लोरो, TF मतलब होता है टेट्रा फ्लोरो, और इथीन है, तो पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन हो जाएगा यहाँ पर, F इसी को टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग शायद आपने जरूर सुनी होगी। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, तो रेयन को कहा था आर्टिफिशियल सिल्क, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका बना होता है, तो ये बना सेल्यूलोज का है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना है, लेकिन इसका कुछ स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो नेचर होता है, ठीक है, जो इसकी बनावट होती है, कह सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ी सी सिल्क की तरह मैच करती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें कहा गया इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, अब साबुन के प्रिपरेशन में किस चीज का रिक्वायरमेंट होती है, तो NaOH की रिक्वायरमेंट होती है सोप की प्रिपरेशन में, याद रखिएगा ये एक रॉ मटेरियल है सोप की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दें रिएक्शन कैसे होती है, तो देखिए रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, क्या करना होता है, जैसे हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, जैसे ऑयल या फैट ले लिया गया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी गई, इसकी रिएक्शन करा दी गई NaOH से। तो मेनली दो चीजें बनेगी, क्या क्या बनेगा, एक तो ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है, ग्लिसरॉल बनेगा,
और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, सोप बन जाएगा। ठीक है, तो किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, NaOH की, तो इसलिए इसको NaOH यहाँ पर लिखा जाएगा। और सोप की प्रिपरेशन के प्रोसेस को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, सोप से ही रिलेटेड, एस से ही वो शब्द स्टार्ट होता है। आप पूरा इसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सोप की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सोप्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सोप कैसा कंपाउंड है, कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये सॉल्ट है किसका, ऑर्गेनिक एसिड का। ठीक है, तो जो सोप बन रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड होता है। डिटर्जेंट्स हैव कॉमन ग्रुप। अब देखिए डिटर्जेंट्स में एक कॉमन ग्रुप क्या होता है, तो RC6H4SO3Na, ये कॉमन ग्रुप होता है। मतलब कोई भी डिटर्जेंट होगा तो उसमें इस तरीके का, जैसे R एल्काइल ग्रुप है, C6H4 अगर आप देखेंगे तो ये बेंजीन की तरह हो जाएगा, SO3Na आपका ये भी उसमें मिलेगा, तो ये जरूर होता है कोई भी डिटर्जेंट में। ठीक है, बेंजीन C6H6 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेंजीन के फॉर्म में, एक तरफ R जुड़ा है एक तरफ S जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अगले में कहा गया सोडियम लॉरेल सल्फोनेट। अब देखिए सोडियम लॉरेल सल्फोनेट क्या है, तो ये भी सोप है। ठीक है, स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन। अब देखिए कोई भी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसको हम लोग ने मिट्टी में डाल दिया तो वो अपने आप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे फीड करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फीड करके इसको खत्म कर देंगे, इस डिटर्जेंट को। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें नॉर्मल एल्काइल चेन होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन होनी चाहिए एल्काइल की, ये होना चाहिए इसमें। एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन डेटॉल इज, तो डेटॉल में एंटीसेप्टिक होता है, याद रखिएगा, क्लोरोऑक्सीलेनॉल उसका नाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूसेस स्लीप। अब देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और स्लीप लेके आएगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रांकुलाइजर कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था मेंटल डिसऑर्डर हो या नींद वींद ना आती हो तो उसके लिए ट्रांकुलाइजर दिया जाता है मेनली। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक किसकी दवाई होती है, दर्द की दवा होती है। अब अगर किसी को हाथ पैर में दर्द होता है तो उसके लिए एनाल्जेसिक दी जाती है। ठीक है, वही पूछा गया इनमें से एनाल्जेसिक कौन सी है, तो नोवाल्गिन जो है ये एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, इक्वानिल जो है ये ट्रांकुलाइजर है, यही अभी हम लोग ट्रांकुलाइजर देख रहे थे, अलग अलग कंपनी की आती है, तो इक्वानिल एक ट्रांकुलाइजर है। क्विनीन क्या होती है, तो मलेरिया, याद रखिएगा मलेरिया मच्छर से जनित बीमारी है। ठीक है, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, तो उसको सही करने के लिए चिनकोना के बार्क से ये निकलता है क्विनीन, उसी से दवा बनती है। ठीक है, और मेनली जब कोविड हुआ था तो लोगों को ये दी जा रही थी, लोगों को लगा था शायद इससे सही हो जाए, थोड़ा बहुत असर पड़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था इससे। एंटीपायरेटिक्स, अब देखिए एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, तो शरीर का टेम्परेचर मतलब फीवर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए दवा दी जाती है। पैरासीटामोल इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और सबको पता होगा पैरासीटामोल के बारे में, और सबने खाई भी जरूर होगी जब बीमार हुए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एंटासिड। अब एंटासिड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको पता है कि स्टमक में, हम लोग के स्टमक में क्या है, एक एसिड है जिसका नाम है HCl। अब जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम लोग के पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी मतलब खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो क्या होता है कि इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस का सेवन करते हैं। इसी बेस को क्या कहते हैं, एंटासिड कहा जाता है। जैसे आप लोग ने इनो का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इस एंटासिड में मेनली पूछा गया क्या चीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेनली MgOH वोल्टाइज प्रेजेंट होता है, तो कॉमन एंटासिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसमें आ सकता है। द ड्रग यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। अब देखिए डिप्रेस क्या होता है, अब इंसान डिप्रेस कब होता है, जब कोई बहुत बड़ी विपदा होती है, दर्द होता है, तो डिप्रेशन में आ जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए उसने इस समय IPL जैसे चल रहा है, अब IPL में आप देखते होंगे कई सारे ऐप आ गए, जैसे माई ड्रीम 11 ऐसे करके आप बहुत सारे ऐप देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए उसने पैसा लगा दिया 1000 रुपया, और 1000 रुपये उसने सोचा कि डबल हो जाएगा, और डबल होके कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब लगा तो उसने दिया, लेकिन उसको आता कुछ नहीं था, आता भी था तब भी मान लिया लगा दिया, और 1000 की जगह उसको कितना मिला, 0 रुपए मिला, मतलब उसका 1000 रुपए घाटा हो गया। तो किसमें चला गया, डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन में चला गया तो उसको एक दवा खानी पड़ेगी 5 रुपए की, जिसका नाम है एंटी डिप्रेसेंट। अब आपको बताना यही एंटी डिप्रेसेंट जो दवा है वो कौन सी है। अब आपको समझ में आ गया डिप्रेशन क्या होता है। तो टोफ्रानिल जो है वो एक तरीके का एंटी डिप्रेसेंट दवा है। अब ये नहीं कि आप लोग इसको ला के खाने लग जाए, उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, बहुत मतलब जब कोई बहुत बड़ा केस होता है तभी ये दवा दी जाती है।
सब्सटेंस यूज फॉर ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर, भी हमने देखा था बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दी जाती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या कह रहा है, 33 में कहा गया, थोड़ा सा बड़ा कर दें, इंसेक्टिसाइड्स गेमेक्सिन। अब देखिए गेमेक्सिन भी आप लोग ने सुना होगा गेमेक्सिन के बारे में, ठीक है, इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ, तो गेमेक्सिन है क्या, ठीक है, तो गेमेक्सिन जो है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। गेमेक्सिन तो कंपनी का एक तरीके से कह सकते हैं नाम है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, मतलब बेंजीन होती है और उसमें 6 क्लोराइड होते हैं, 6 क्लोराइड के उसमें एटम्स जुड़े होंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड मेनली क्यों यूज किया जाता है, तो इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब इंसेक्ट्स कहाँ से खत्म करेंगे, मेनली जो खेतों में इंसेक्ट लग जाते हैं, मतलब ट्रीज में, पेड़ पौधों में, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो डीडीटी जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है। टीएनटी क्या है, ट्राई नाइट्रोट्रोलुइन, तो ये एक्सप्लोजिव है। ठीक है, बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है, बम बनाते हैं इसका। बेकेलाइट एस्पिरिन आपको पता है, हमने बता ही दिया था। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या है, ठीक है, ये भी देखिए ऐसे सब्सटेंसेस है जो आपसे पूछे आते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, हर्बिसाइड है, घास वास खत्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने करी थी, आपको पता होगा, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक किस पे काम करती है, बैक्टीरिया पे। ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होती है तो उसके लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, जैसे आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा, सोफ्रामाइसिन है। ठीक है, अजीब और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है। तो ये सबसे पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो SO3Na वाला है ये आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट होगा। अगले पे आते हैं, 38 में कहा गया सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब देखिए एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज हो सके, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज हो सके, तो अंतर क्या है दोनों में। एंटीसेप्टिक को हम लोग बॉडी पे लगा सकते हैं, शरीर पे लगा सकते हैं। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट को हम लोग शरीर पे नहीं लगा सकते, इससे मेनली क्या करते हैं, फ्लोर क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जो पोछा ओछा लगता है उसमें डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है, एंटीसेप्टिक नहीं डाला जाता। तो फिनॉल में, जो फिनॉल एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, उसको दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर 0.2% फिनॉल है तो उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर देंगे, और अगर मान लीजिए 1% के अबाउट कुछ हम लोग ने फिनॉल की क्वांटिटी रखी है पानी में, तो उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर लेंगे। मतलब फिनॉल जब ज्यादा होगा तो डिसइंफेक्टेंट वो काम करेगा, कम होगा तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। अगले पे आते हैं, 39 में कहा गया द ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। अभी हमने मलेरिया के बारे में आपको बताया था किससे होता है, और इसकी जो दवा है उसको क्विनीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मेडिसिन विच प्रमोट सिक्रीशन ऑफ यूरिन। अब देखिए कोई एक मेडिसिन जिससे बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है यूरिन का, ये आपको बताना, इसको डाईयूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक कहते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, 41st क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक इनमें कौन सी है, मतलब दर्द की दवा हमने आपको बताई थी, एनाल्जेसिक मतलब जिससे दर्द दूर किया जाए, तो वो है एनाल्गिन। नाम से ही देखिए पता चल रहा है, एनल जिसमें आ गया तो एनाल्जेसिक ही होगी, तो एनाल्गिन है। ठीक है, हालांकि एनाल्गिन के साथ आप आयोडेक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि खाने की तो दवा नहीं होती है, लेकिन लगाने के लिए इसको यूज करिए, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है वैसे तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप एनाल्गिन सेलेक्ट करिएगा। विच वन इज एन एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक इनमें कौन सी है, ठीक है, तो क्लोरोमाइसिटिन जो है ये आपकी एंटीबायोटिक है। ठीक है, होता क्या है कि ज्यादातर सुफ्रामाइसिन जिसमें लास्ट में सिन होता है वो एंटीबायोटिक होती है, लेकिन यहाँ पर टिन है तो भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फेनिसेटिन इज यूज्ड एज। फेनिसेटिन जो है ये कौन सी दवा है, तो ये एंटीपायरेटिक है। एंटीबायोटिक भी हमने आपको बताया, तो टेम्परेचर कम करती है, फीवर कम करती है। एक्सप्लोजिव इनमें कौन कौन से हैं, तो टोल्यूइन भी एक्सप्लोजिव है, RDX भी एक्सप्लोजिव है, और पैरानाइट्रोफिनॉल भी एक्सप्लोजिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये RDX बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, आप लोग ने 14 फरवरी का इंसिडेंट देखा होगा भारत में। ठीक है, देखा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा, 14 फरवरी का, इसमें RDX यूज किया गया था। अब आपको क्या करना है, इस 14 फरवरी के इंसिडेंट के बारे में बताना है कि इस इंसिडेंट का नाम क्या था, और RDX का फुल फॉर्म देके जरूर बताना है। ठीक है, और साथ में अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आई लव इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी, चलिए मैंने लिख दिया, अब आप लोग लिखे ना लिखें। ठीक है, मैं तो फिलहाल बहुत ज्यादा लगाव रखता हूँ इंडियन आर्मी से, इसलिए मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म
मीन्स पेन किलिंग। अब पेन किलिंग क्या है? पेन किलिंग का मतलब है एनाल्जेसिक, अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक किस पे इफेक्ट करती है? बैक्टीरिया पे, ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा आता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक क्या होता है? टेम्परेचर कम करने के लिए या फीवर को कम करने के लिए। पेनिसिलिन क्या है? तो ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप समझ ज़्यादा डेवलप हो पाती है वीडियो से, इसीलिए हम लोग वीडियो पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।